प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 ऐसे मामला हैं जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसहाक डार साहब की हम बात करेंगे, जिनकी जायदाद की कुर्की के बाद अब भी अगर उन्होंने आखिरी मरहले में रिस्पॉन्ड न किया और वो पाकिस्तान ना आए और उन्होंने अपने केसेस की पैरवी न की, तो उनकी जायदाद को जो कि कुर्क की गई है उसको फ़रोख्त कर दिया जाएगा। क्या इसहाक डार साहब के लिए अपने कायदीन की एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी नहीं है कि सज़ा सुनाए जाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान आएँ, गिरफ़्तारी दें, अपने केसेस को की पैरवी करें और बिलाखिर उन्हें रिहाई मिल गई, रिलीफ मिल गया। तो ये इसहाक डार साहब को भी मिल सकता है। लेकिन क्या वजह है कि इसको देखते हुए भी वो यहाँ आने का फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और अब जबकि उनकी जायदाद फ़रोख्त होने की तलवार उनके सर पर लटकने लगी है, तो क्या अब वो फ़ैसला करेंगे, या फिर यहाँ पर जो एक मकान या 2 प्लॉट उनके हैं उनके फ़रोख्त हो जाने से या उनके चले जाने से उनके मजमूई असासों पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ये अमल नैब की जानिब से जो हो रहा है, जो पाकिस्तानी इदारों की जानिब से हो रहा है, ये उसको उनको बॉदर नहीं करेगा। ये वो सवालात हैं जो इसहाक डार साहब के हवाले से हम उठाएंगे। साथ ही साथ मॉडल टाउन केस को ज़रूर देखेंगे, जिसमें हाई कोर्ट की सतह पर तो तारुल कादरी साहब को और उनकी जमात को एक तरह से शिकस्त हुई, लेकिन उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और अब वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि वो मुकम्मल उनका साथ देंगे और ज़िम्मेदारान जो हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इससे अवामी तहरीक के कारकुनों और कायदीन में एक उम्मीद पैदा हुई है, और तारुल कादरी साहब को ये लगता है कि वज़ीर आज़म उनका अगर साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे तो वो बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। और उनकी ज़ाहिर ख्वाहिश ये है कि जो मनसूबा साज थे, जिन्हें वो मनसूबा साज कहते हैं तारुल कादरी साहब, वो समझते हैं कि मनसूबा साज़ों को सज़ा मिलनी चाहिए, और वो मनसूबा साज जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, उनका मौक़िफ़ है। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से देखती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो बहुत सी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी दीगर अहम मुलाकातों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मुलाकात ख़बरों में है वो मुलाकात हुई ही नहीं। सुषमा स्वराज साहबा से एक इजलास में मुलाकात हुई भी तो सलाम दुआ ना हो सकी, आमने सामने वो ना आए और एतराज़ बरता, गुरेज़ किया सुषमा स्वराज ने शाह महमूद कुरैशी का सामना करने से। अब ऐसी भी क्या सदमोहरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब ताल्लुकात ख़राब रहे हैं तब भी नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान किसी न किसी सतह पर कहीं ना कहीं मुलाकात, बातचीत, चाहे वो 2-4 मिनट ही की क्यों ना हो, वो हो जाती रही है। तो अब ऐसी क्या बात है कि नई हुकूमत के वेलकम करने के बावजूद भी उसको रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं समझ रही मोदी गवर्नमेंट। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा दूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाली साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं और इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं। हिलाली साहब आपको भी खुशामदीद। और आरिफ चौधरी साहब माहिर आइन और कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आरिफ चौधरी साहब आप ही से आगाज़ करूँगा। ये इसहाक डार साहब जो हैं, ये एक तरह से उनकी अब एक वो मरहला जो उनकी गिरफ्तारी उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का मरहला है, वो तो शायद अभी इतना आसान बज़ाहिर लगता नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज़, जो इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान के इदारों की जानिब से कि उनकी जायदाद को कुर्क करके और फिर उसको फ़रोख्त कर दिया जाए, आपके ख्याल में इससे कोई फ़र्क पड़ता है इसहाक डार साहब को? आपने खुद ही जवाब दे दिया था कि शायद उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि इसहाक डार साहब ने जो असासे बैरून मुल्क बनाए हैं वो कहीं ज़्यादा हैं इन असासों से जो यहाँ उनके हैं मौजूद। तो वो वापस आके एगनी ऑफ ट्रायल वो फेस नहीं करना चाहते। आप देखें, आपने कह तो दिया कि देखें नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी जो है वो आई और उन्हें रिलीफ मिला, लेकिन आपने ये भी साथ नोट किया होगा कि वो चंद दिनों की जो इनकार्सिरेशन है बज़ाहिर, वो उनके लिए कितनी परेशानी का बायस है कि वो किस हद तक अब कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए और किसी तरह ये बला उनसे टल जाए, और वो इससे मुकाबला वो उसका नहीं कर सकते, चूँकि ये वो मामला है। इसहाक डार साहब के ज़िम्मे बहुत बड़े काम हैं। एक उनका अपना केस है जो उन्होंने एसेट्स बियॉन्ड मीन्स बनाया है,
और दूसरा उनका वो केस है हुदैबिया पेपर मिल्स वाला, जिसमें उन्होंने गवाही है और वो उस गवाही में वो वादा माफ गवाह बने हैं, और वादा माफ गवाह अगर वो नहीं बनते तो वो उसमें बराह रास्त मुजरम बनते हैं, यानी पहले मुल्ज़म बनते हैं फिर मुजरम बनते हैं। तो अब उनके लिए ये चॉइस इतना मुश्किल है कि उन्हें तो ख़ुद नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि जो भी हो वो वापस ना आए किसी सूरत में। तो इसलिए उनका आना मुझे नज़र नहीं आता कि किसी सूरत में वो वापस आए। अलबत्ता इस अमल के बाद ये जो कुर्की वाला और क्या वापस लाए भी नहीं जा सकते चौधरी साहब? आप तो एक मुआहिदा भी हो गया है हुकूमत नहीं लाए जा सकते हैं, नहीं मुआहिदा हो गया है, और उसका तरीक़ेकार ये है कि बरतानिया की गवर्नमेंट के सामने नहीं बल्कि बरतानिया की अदालत के सामने हम जाके अपना केस पेश करेंगे कि ये है इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और ये है वो जुर्म जिसके वजह से हम इन्हें अपने मुल्क में लाना चाहते हैं। तो उसमें फिर वो हमें वापस इन्हें हुक्म दे सकते हैं कि वो वापस आ जाए। उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है कहने को। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल उस सूरत में नहीं रहता जब कोई शख्स किसी जगह जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेता है। राइट सर। अब एक तो हिलाली साहब, क्या ये जो अभी आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं, यकीनन ये माजी में यही कुछ होता रहा है, क्या आप नई गवर्नमेंट से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी जान छुड़ाए रखने के लिए यही करेंगे, या फिर वो सही इंटेंशन के साथ कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इनको वापस लाया जा सके? दूसरी बात ये कि ये एग्जाम्पल जो अभी आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब खुद भी यही चाहते होंगे कि वो वापस ना आए, ये खुद नवाज शरीफ साहब के इंटरेस्ट में भी है बकौल आरिफ चौधरी साहब। लेकिन आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को खुद उनको कहना चाहिए था कि भाई देखो मेरा क्या बिगड़ गया, मैं आया हूँ, मैंने मॉरल विक्ट्री हासिल की है, मैंने केसेस को फेस किया और अब मैं बाहर हूँ, मुझे रिलीफ मिल भी गया है और ये मेरी अखलाकी फतह हुई है, तुम्हें भी यही करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को ये मशवरा नहीं देना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, आप तो बड़े इनोसेंट बन रहे हैं। इसको तो सिर्फ इसका सस्पेंशन हुआ है, इसका पूरा सज़ा तो माफ़ नहीं हुआ है नवाज शरीफ का। दूसरी बात, मिठाइयाँ उस दिन इतनी खिलाई गई हैं एक दूसरे को कि मुझे यही लग रहा है कि वो असल में खुश बनी तब भी खिलाई जी। नवाज शरीफ को कोई बहाना चाहिए मिठाई खाने के लिए और पाया खाने के लिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये आदमी भागा कैसे भाई? ये जो हवाई जहाज इसको मिला कैसे? जिसने इसको हवाई जहाज दिया वो इसको भगाया है, वो कौन था? इनको पकड़ें और कहें कि यू आर एन अकम्प्लिस, तुमने भगाया है इसको। जनरल साहब, हिलाल साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने भगाया उनको पकड़ें, लेकिन भगाया तो किसी ने भी नहीं है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो अपना इलाज करवाने के लिए गए, तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गए, जैसे कि जनरल मुशर्रफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, वो भी अपना इलाज कराने के लिए गए, ऐसे ही ये भी चले गए। बहुत सारे लोग जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, हो सकता है आप भी कभी गए हो अपना इलाज करवाने के लिए। अब डॉक्टर्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वापस आएँ, और नाम उनका ECL में नहीं था, तो भगाया तो उनको किसी ने नहीं है। वो तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है मुझे इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैं बाहर जाऊँगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दिया रखे, अल्लाह सेहत भी दे, और ना मेरे पास इतने रिसोर्स हैं बाहर जाकर मैं इलाज करा सकूँ। नंबर 2, इसको भगाया गया है, ये इलाज के लिए नहीं गया था, ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पे कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसका बहाना बना के इसको वहाँ लेके गए। उस कॉन्फ्रेंस से इसको फिर लंदन ड्रॉप करने गया जहाज़, हमारा ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का जहाज़, उसको लंदन ड्रॉप करने गया। लंदन पहुँच के उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ये पकड़े गए। देखिए, मैं हिलाली साहब से एग्री करता हूँ कि ये सारे प्रोसेस को हमें देखना चाहिए। कुछ इसमें गवर्नमेंट का काम है, कुछ अदालतों का काम है, कुछ नैब का काम है। एक्चुअली कन्फ्यूजन ये है हमारे यहाँ कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं किसने क्या काम करना है और कैसे इसको कोऑर्डिनेट करके आगे लेके जाना है। अभी आप यहाँ उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ज़ब्त करने की इजाज़त मांगी गई, इतना लंबा हमने टाइम दे दिया है। जो इसको ऑफेंडर डिक्लेयर किया था, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उसके बाद वो टाइम क्यों दिया हमने? जब तक हमारी अदालतें उसको क्लियर और रिकग्नाइजेबल एविडेंस पे कन्विक्ट नहीं करेंगी, दुनिया की कोई अदालत आपकी बात नहीं मानेगी। सबसे बड़ा एक तो इशू ये है हमारा, हमें ये इंश्योर करना चाहिए। नंबर 2, उसको बरतानिया की हुकूमत को बिफोर कि ये सारा कोई मसला बने, हमारी हुकूमत को ऑलरेडी इनको लिख देना चाहिए कि भाई ये जो आदमी है ये हमारी कोर्ट से, हमारे जो प्रोसेस चल रहा है, हमारी कोर्ट ने इसको ऑलरेडी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, इसको आप सल मत दें, कोई इसका मसला नहीं है। नंबर 3, इसकी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे जब्त भी कर लें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये
इट्स नॉट इवन पीनट्स, मतलब नॉट इवन 0.00001 पॉइंट उसका नहीं है उसका इशू। ये है कि वो आएगा क्यों नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं आएगा वो, इसलिए वो नहीं आएगा जिस तरह चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जिस दिन आप यहाँ पहुँच जाता है उस दिन शरीफ फैमिली एज ए होल विल बी इन द जेल, क्योंकि इन्हीं साहब ने वादा मुआफ गवाह बन सकते हैं। इन्होंने ये वादा मुआफ गवाह बन के इन्होंने जो बयान दिए थे ये फिर बन जाएगा ये, इसीलिए इसको वापस नहीं आने दे रहा है, इसका खर्चा शायद को और दे रहा है वहाँ पे, ये आ जाएगा, ये वादा मुआफ गवाह भी बनेगा। और इसने पूरी शरीफ फैमिली, अगर आप पढ़ें उदयबे पे और मिल की जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं या इसकी जो टेस्टिमनी है वो पढ़ें, इसमें तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा को भी बीच में डाला हुआ है, बीबी कुलसूम को भी बीच में डाला हुआ है, उसने पूरे के पूरे ख़ानदान को बीच में डाला हुआ है, ये इशू है सारा। अच्छा, वैसे आरिफ चौधरी साहब केस की पोजीशन क्या है इस वक्त जो इसहाक डार साहब के खिलाफ हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को वैसे तो अभी चलें फैसला जो जजमेंट सस्पेंड हुई है, लेकिन जो अभी मेन पिटिशन उनकी लगी हुई है जिसमें हाई कोर्ट के उसके नायब अदालत के फैसले को उन्होंने कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दे रखी है, उसके बारे में भी कुछ माहिरीन का ख्याल है कि उसमें भी इसलिए रिलीफ मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को क्योंकि वो जो फैसला जो है वो थोड़ा कमज़ोर फैसला है। आपके ख्याल में क्या उसी तरह की कमज़ोरियाँ इसहाक डार साहब के केस में भी हैं, या इसहाक डार साहब का केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको पता है नविश्ता दीवार क्या है इसलिए वो वापस नहीं आते? ये जो फैसलों की बात है, मैं बड़े आपके प्रोग्राम से पहले भी ये कह चुका हूँ, कई और जगह भी, यहाँ भी ये कहने के लिए तैयार हूँ, फैसला कमज़ोर नहीं है, फैसला बिल्कुल वही है जो होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सेक्शन 9A रोमन 4 वो नहीं बनता था। वो इंडाइटमेंट जब होती है तो उसमें कई काउंट होते हैं, वो उस काउंट में नहीं हुई इंडाइटमेंट, लेकिन 9A5 वो पूरे का पूरा इनके ऊपर लागू होता है ना, और उसमें सारी एविडेंस नैब का काम जो था उन्होंने किया है। अब ये सवाल ना नीचे था, आप देखें कभी ऐसा नहीं हुआ, हमें सवाल वकील है, हमें इस बात का हक हासिल है कि हम उन फैसलों के अलह मालह पे बात करें। यानी 342 CRP में आप जो अपना डिफेंस देते हैं वो आगे चलता है आपके अपील में, चूंकि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन है उस ट्रायल की, वहाँ जाके आप कहते हैं कि देखें जनाब मेरा दिफा ये था और मेरी एविडेंस ये थी अपने हक में, उसे नज़रअंदाज किया गया। ना उनकी कोई एविडेंस है ना उनका कोई दिफा है। उनसे जब पूछा गया कि जनाब आप इसके बारे में क्या जवाब देते हैं, उन्होंने एसेट्स के बारे में उन्होंने कहा जी हसन और हुसैन से पूछे, और यही वो केस था। हसन और हुसैन से पूछने का मतलब 9A5 कि आपने वो जायदाद बनाई, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आपने नाजायज मनफियत से वो जायदाद बनाई और फिर अपने बच्चों के नाम लगा दी, यही 9A5 है। अगर आपका केस ये होता कि जनाब मेरे ये सोर्सेज हैं और ऑस्टेंसिबल और मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई है, एक सेकंड, जो ये सवाल किया गया जी चले मुकम्मल कर लें सर, अगर ये बात होती तो फिर वो कैलकुलेशन जो कहते हैं कि जनाब आपने तराजू रख के ये नहीं देखा कि वो जो उनके एसेट्स थे वो उनकी मालियत क्या है और ये जो उनके रिसोर्सेज थे वो कितने थे, ये तो उनका केस ही नहीं था। ठीक है चौधरी साहब, अगर मैं ये एक जुमला सुन के तो हमारे कान पक गए हैं नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से और बड़े सीनियर और उनके वकला के जानिब से कि आज तक एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। अब है कोई आप जैसे माहिरीन के पास इस जुमले का जवाब कि एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी? आप जो मर्जी दलाइल लेंगे। हाँ जी सही है। एक ब्रेक के बाद मैं ये जानने की कोशिश करूंगा फिर, एक तो आरिफ चौधरी साहब के ख्याल में वो लीगल ग्राउंड्स क्या हैं जिसके नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया उन लोगों को जिनके बारे में अवामी तहरीक चाहती थी कि उनको भी इस केस में शामिल किया जाए और उनको बुलाया जाए, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इस केस से ताल्लुक़ नहीं है। वो लीगल ग्राउंड्स क्या थे जिसकी वजह से उन्हें यह रिलीफ मिला, और अब आगे स्ट्रेटजी क्या है अवामी तहरीक की? सुप्रीम कोर्ट में जाकर किस किस्म की मदद की तवक्को इन्हें वफाकी हुकूमत से है जो कि इमरान खान साहब ने यकीन दहानी कराई है? ये तमाम चीज़ें एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अब खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब हैं, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं और ज़फ़र हिलाली साहब हैं। मैं खुर्रम नवाज़ गंडापुर से आगाज़ करता हूँ। गंडापुर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको वफाकी हुकूमत से
इस केस में किस किस्म की मदद मिल सकती है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आपसे जो वादा किया है उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि वो आपको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं तो कैसे हेल्प करेगी वो उनकी यकीन दहानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस केस के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक वो जो हुकूमत के साथ जिसका ताल्लुक है, एक वो जिसका अदलिया के साथ ताल्लुक है। यकीनन हम 4 साल से इस्तदा कर रहे हैं कि जो मॉडल टाउन में कत्ल व गारतगरी के मुल्ज़िमान हैं और जिन पे कि दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चल रहा है वो बदस्तूर अपने ओहदों पर कायम हैं। वो कल इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि जितने लोग मॉडल टाउन के ट्रायल में पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जब तक मॉडल टाउन का ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता वो अपने ओहदों पे बरकरार नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव स्टेप है और इसको हम वेलकम करते हैं। काश अगर इनकी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, अगर वो ना होता, ये स्टेप शहबाज शरीफ साहब को 17 जून की शाम को ले लेना चाहिए था। अगर वो इसमें खुद मुलव्वस ना होते, वो शाम को आईजी को बुलाते कि जितने ऑफिसर मुलव्वस हैं सानेह में उनको तो इस वक्त बरतरफ करें ना, और फिर इंक्वायरी शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कोई एफर्ट नहीं किया, दोनों इंक्वायरियों में इम्पार्शल इंक्वायरी नहीं हुई। हम कहते रहे और इसी वजह से हमने बायकॉट किया। हम बारहा रिक्वेस्ट करते रहे कि जस्टिस बाक़िर नजवी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे लाया जाए, कम से कम उसको एग्जामिन कर लिया जाए। जितने हमारे पॉइंट्स थे जस्टिस कासिम खान ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी वजाहत, उन्होंने जो इख्तिलाफी नोट है, लेकिन वो इख्तिलाफी नोट 71 सफ़ों का है, जबकि मेन जजमेंट जो है वो 33 सफ़ों की है। और जो 33 सफ़ों की मेन जजमेंट है उसमें कोई सब्सटैंटिव इशू को इस तरह एड्रेस नहीं किया। हिलाली साहब, ये एक रिपोर्ट जो जैसे बाक़िर नजवी साहब की रिपोर्ट थी, उस एक पहले तो वो मंजर आम पर ही नहीं आ पा रही थी, फिर अल्लाह अल्लाह करके वो ऑर्डर आया और उसके नतीजे में वो रिपोर्ट सामने आई। उसकी शायद आज तक तशरीह भी नहीं हो सकी कि एक नुक्ता नज़र जो हुकूमती सतह पर था वो ये कहते थे कि जी हमें तो कहीं चार्ज उस पर किया ही नहीं गया, हमें कहीं कसूरवार ठहराया ही नहीं गया। लेकिन उसके कई सफ़ात ऐसे हैं जिस पर कुछ पैराज ऐसे हैं जिसको पढ़ें तो उसका मतलब यही है कि हुकूमत उसमें कसूरवार थी। अब ये दो तरह, तो क्या आपके ख्याल में ये रिपोर्ट हेल्प नहीं कर सकती थी जिसकी शायद आज तक तशरीह नहीं हो सकी? हिलाली साहब, बिल्कुल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, बाकर नकवी का, MI का, SI का, ये सब सेगमेंट्स गायब हैं। क्यों भाई? ये सही बात नहीं है कि सुखैरा जो था वो क्वेटा में था। IG एक दिन में एक IG को आप क्वेटा से फ्लाई कराया है और दूसरे दिन उसको कहा है कि आप IG पंजाब हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता था। अब आपको मैं बताता हूं, पहले तो होता है डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट, मैंने भी किया हुआ है। पहला होता है वार्निंग कि तुम लोग ऐसा ना करो, फिर होता है लाठी चार्ज, फिर होता है गैस, और अगर उनके पास हथियार हैं तो फिर आप फायर कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, आप तो शुरू ही यू ओपन फायर। गुल्लू बट्स जो थे उधर। अब आप मुझे बताएं कि जब इतना क्लियर वायलेशन ऑफ प्रोसीजर्स, लॉ, कॉमन सेंस, गुड सेंस, मोरालिटी, फिर आप कहते हैं दूसरों को समझ। आई मीन द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस एक्शन कौन है भाई? कौन बेनिफिट करता है? आरिफ शेर साहब, कोई लीगल क्या लीगल ग्राउंड्स आपके ख्याल में जिसके बुनियाद पर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया उन लोगों को जिनके बारे में, जिनको मनसूबा साज कहती है अवामी तहरीक समझती है कि इनको बुनियादी तौर पर कटहरे में आना चाहिए, ये रिलीफ किस बुनियाद पर मिला? और ये जो बेनिफिट कह रहे हैं कि बेनिफिशरी कौन है, तो बेनिफिशरी के साथ साथ एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी होता है। तो क्या ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि ये ऑर्डर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था या राना सनाउल्लाह ने दिया था, तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी तो मिल सकता है मुल्जिम को? पहली स्टेज जो जिस पे ये केस चल रहा है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट की बात नहीं है। उसकी वजह ये कि ये ट्रायल नहीं हो रहा। जो अदालत में जो मामला गया है, अदालत में सिर्फ उनको 202 में समन करने का केस है, और 202 के इस्तगासे में समन करने के लिए बुनियादी तौर पर आपने वहाँ इवन उसका राइट ऑफ ऑडियंस भी नहीं है, यानी मुल्ज़म का। आपने वहाँ देखना है
कि प्राइमा फिशाई आपके पास इतना मटेरियल मौजूद है, टेंटेटिव असेसमेंट बादियों नज़र में ऐसा, क्योंकि आप अगर उस पर कोई कमेंट करते हैं और कार्रवाई मैजिस्ट्रेट ने करनी है, अदालत के पास तो इसलिए कि चूंकि जिसने करनी थी उसने नहीं की, तो इसलिए वो हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट यानी उस जो नीचे वाली अदालत थी उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतना थी कि ये एलिगेशंस हैं और ये उनके साथ ये मवाद है, अगर वो सारा मवाद देख लिया जाए और उस एलिगेशंस को देख लिया जाए तो किसी सूरत में आप 202 की कार्रवाई से बच नहीं सकते। इनको आपने बुलाना था, लेकिन किया क्या है, ये जो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की, मेरे मुंह की बात इन्होंने छीन ली गंडापुर साहब ने। मैंने उनकी जजमेंट पढ़ी है और आज आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा तजुर्बा ये कहता है कि वो जजमेंट जो इख्तलाफी जजमेंट है वही बेसिस बनेगी इनके खिलाफ केस यानी फैसला होने में, इसलिए कि उसमें उन्होंने अब तक जितना लॉ था इंडियन जुरिस्डिक्शन का, जितना लॉ था 202 पर पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन का, सारी की सारी जजमेंट जो है वो उन्होंने कोर्ट कर दी और उसमें जो रेशो डेसिडेंडाई होती है या रैशनेल जो होता है उन जजमेंट का, वो सारे का सारा जो है वो उन्होंने उसका अर्करेजी करके, मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत की उन्होंने करके, उन्होंने ये साबित कर दिया कि 202 जो है इसमें किसी को तलब करना, एक तो ना वो ट्रायल नहीं है और दूसरा ये है कि आप कोई फैसला नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ आपने सिर्फ ये फैसला करना है कि इन्हें शामिल करना है तफ्तीश में कि नहीं। मैं चौधरी साहब, मैं एक जनरल साहब से सवाल सामने रखना चाहता जनरल साहब, इस सारी टेक्निकल डिस्कशन के बीच में एक बड़ा सादा सा सवाल ये भी है कि आखिर 14 लोग कत्ल तो हुए थे, आखिर किसी ने तो गोलियां चलाई थी, आखिर किसी के हुक्म पर तो चलाई थी, आखिर कोई तो उसका जिम्मेदार होगा। ये बुनियादी सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर इतने सालों में नहीं मिला तो अदालत को कम से कम ये तो सोचना चाहिए, या इदारों को या उन लोगों को जो जिन्होंने तफ्तीश करनी है या जिन्होंने चालान जमा कराने हैं या वो तमाम इदारे जो इसका हिस्सा बनते हैं, कि आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। देखिए, ये केस पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखा जाएगा इसलिए कि एक महम कहते हैं इसको, मतलब ये छोटा मोटा नहीं था। मैं फ़ौजी इस्तिलाह में अगर बात करूँ, अगर इतनी कैजुअल्टीज़ हो जाएँ, 14 डेड बॉडीज़ निकले और 80-90 ज़ख्मी हो जाएँ, तो आपका या तो हमला कर रहे हैं तो हमला फेल हो जाता है, अगर आप डिफेंड करो तो डिफेंस फेल हो जाता है। इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई और ये एक आध दो उसमें नहीं हो सकती कैजुअल्टीज़। ये इतना बड़ा, मैं खुद जब ये इमीडिएटली हादसे के फ़ौरन बाद मैंने जाके हादसा भी देखी, मैं देख के आई वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक कि ये कैसे कर सकते हैं। ये अदालत को तो बग़ैर किसी दरख्वास्त के पूछना ये चाहिए था कि 4 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ की ये बदतरीन दहशतगर्दी हुई है, आज तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, कौन मुल्ज़िम है इसके लिए? देखिए, आप कुछ कहें या ना कहें, चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल, पीरियड। मतलब उसकी कमांड के अंडर इतना कुछ हो गया सारा कुछ, तो उसको पता नहीं है इस चीज़ का, वो जिम्मेदार नहीं है। आईजी उसकी पसंद का लगता है, लोग उसकी पसंद के लगते हैं, अगर ये फिर भी हो जाता है जिम्मेदार नहीं है वो। चीफ सेक्रेटरी हर चीज़ उसकी मर्जी का लगता है, जिम्मेदार नहीं है वो। मिनिस्टर उसकी अपनी मर्जी के जिम्मेदार नहीं है वो उस चीज़ का। इसमें तो मुझे खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, मेरी टेक्निकल लैंग्वेज मुझे नहीं आती, आई एम नॉट ए लॉयर। मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरी अदालतें चाहे वो जूनियर लेवल पे हैं या हाईएस्ट लेवल पे हैं, वो कैसे इन हक़ाइक़ से नज़र बंद कर सकती हैं। इतना बड़ा एक हादसा हो गया, या तो हुआ ही नहीं है, ये जो हमारी इमेजिनेशन है, हमारा दिमाग ख़राब है, ये ताहिर कादरी साहब सब टीम मिल के, शायद हम एक जो है ना स्टेट ऑफ डिनाइल में बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं चीज़ का। अगर ये हादसा हुआ है तो कोई किसी ने तो किया है ना। ये जब पुलिस वालों की इनसे दुश्मनी थी, जिन्होंने मारा इनको, इन लोगों ने क्या किया था जो पुलिस वालों को इतना गुस्सा चढ़ा, उन्होंने इतनी ज़्यादा फायरिंग कर दी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि 14 बंदों मारने के लिए, 80 बंदों को जख्मी करने के लिए, इंक्लूडिंग वुमेन, किस कदर ज़्यादा फायरिंग हुई होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड। हामला औरत आपने आज तक इस चीज़ का नहीं पूछा कि इस कदर बेदर्दी से इतनी ज़्यादा फायरिंग क्यों की गई आपके उससे। मतलब मैं तो हैरान हूँ आज तक कि मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेके, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेके, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से लेके, आज तक किसी ने ये सवाल खुद नहीं पूछा अपने आप से। मैं हैरान हूँ खुदा की कसम। सही है। अच्छा, अब गंडापुर साहब, आपको क्या तवक्कुआत हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप क्या प्ली लेकर जा रहे हैं? आप क्या कितना स्ट्रॉन्ग आपका केस है और क्या आपकी तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखें, मेरे भाई आरिफ चौधरी ने जो बात की है ना,
वो तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो एडवोकेट हैं, वो कई चीजें शायद नहीं कह सकते। बात यह है जितनी डिटेल्ड जजमेंट लिख दी है और ट्रायल कोर्ट के ऊपर जितने सवालात उठा दिए हैं जस्टिस कासिम खान ने, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। उसकी वजह यह है, उन्होंने, मैं एक मिसाल देता हूं और आरिफ चौधरी साहब से वेरीफाई कर लें, मेरी स्टेटमेंट अंडर ओथ है कि जी हमें शहबाज शरीफ ने डायरेक्टली थ्रेट किया। अगर जज को डाउट था हमारी स्टेटमेंट पे, हमको क्रॉस एग्जामिन किया जाता। 3 आई विटनेसेस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमको डायरेक्टली थ्रेट किया है चीफ मिनिस्टर ने, और किसी को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया। हम रो मर गए कि जहाज डाइवर्ट हुआ है। जनाब, जहाज किसके ऑर्डर पे डाइवर्ट हुआ? लोअर कोर्ट ने उसको सुना ही नहीं। हमने कहा जी बाकिर नजफी की रिपोर्ट कहती है कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, नोबडी इन द पुलिस वाज प्रिपेयर्ड टू टॉक। फिर वो बाकिर नजफी रिपोर्ट कहती है कि द पुलिस डिड एग्जैक्टली व्हाट इट हैड बीन सेंट टू डू इन मॉडल टाउन। तो आखिर वो भी तो सर्विंग जज हैं, इसी हाई कोर्ट के जज हैं। उनके ब्रदर और सिस्टर जजेस को क्या वो रिपोर्ट नजर नहीं आई? यही कासिम खान ने लिखा है कि जरूरी तो नहीं है, उस रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है क्योंकि इन्होंने सेक्शन 11 के नीचे पावर्स ही नहीं दी थी, लेकिन जो वो रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं उनको ऑन रिकॉर्ड लाया जा सकता है। इसी तरह आप ये बताइए कि जो 16 जून के मिनट्स हैं, जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि वो जाके बैरियर्स को तोड़ेंगे और उन बैरियर्स को तोड़ेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे लगे हुए हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब, इज ही नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ? अच्छा, फिर बाकिर नजफी रिपोर्ट ने लिखा है कि 16 जून की मीटिंग में हर फर्द को पता था कि ये बैरियर्स लीगली लगाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे। 17 जून को मैंने अपने हाथों से एसपी तारिक अजीज साहब जो थे उनको दिखाई लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट की ये जजमेंट है जनाब जिसके रूह से ये लगे हुए हैं बैरियर्स। फिर बैरियर्स पे पंजाब पुलिस की गार्ड बैठी हुई थी, उसके बावजूद मिडिल ऑफ द नाइट, ये सवाल भी जस्टिस कासिम खान ने कहा है कि अगर ये एक इनोसेंट ऑपरेशन था, व्हाई वाज इट नॉट कैरिड आउट इन ब्रॉड डे लाइट? Why did the police have to come in such massive numbers with firearms at middle of the night? फिर on the floor of the house राना सनाउल्लाह ने कहा कि वहां असलहे के अंबार लगे हुए हैं। कहां गया वो असला? Why was it not recovered? मेरा ख्याल है सारे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे, जो जाहिर है आपके वकीला इनको सामने रखेंगे और ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत में लग जाए। खैर, अगर उनकी अदालत में लगे या किसी की भी अदालत में लगे तो मामला एक जैसी अहमियत का ही हामिल होगा और ये सारे सवालात वहाँ पर आएंगे जिसके जवाबात मुतल्लिका लोगों को देने पड़ेंगे। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक मुख्तसर ब्रेक ले लें नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेकर मैं हिलाली साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। देखेंगे इंडिया के साथ क्या चल रहा है और इंडिया अगर भाग रहा है या भाग चुका है तो कहाँ तक भागेगा। आखिर मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल अगले 5 साल के अंदर इस हुकूमत के साथ डील करने के लिए इंडिया के पास है या उसके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, या यही ऑप्शन है इंडिया के पास कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर हम ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं, ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी कश्मीर में हालात उनके ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, शायद उनको ऐसा लगता होगा, या आलमी सतह पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो क्या है इंडिया के जहन में? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सपर्टीज़ हैं दोनों हमारे मेहमानों की इस मौजू पर, उन दोनों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं हिलाली साहब। अब ये इंडिया के साथ इंडिया की तरफ से जो ड्रामा शुरू हुआ है, अब इसमें कई एपिसोड जैसे गुजर गए। पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इनवाइट किया कि आप मुलाकात करें, उन्होंने हामी भर ली, रिफ्यूज़ कर दिया, वो चले हुआ, मीडिया में उसको काफ़ी चर्चे रहे। उसके बाद चलें, एक होता है फॉर्मली आप चंद मिनट के लिए बैठ जाएँ और बैठ कर बातचीत कर लें, वो तो आपने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी मीटिंग तय नहीं होती, लेकिन चलते फिरते सलाम दुआ हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों से वहाँ पर शाह कुरैशी साहब की हुई है। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट से उन्होंने हाथ मिलाया और हेलो आए हो गई।
यहाँ पर तो बाकायदा सार्क ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ और उस इजलास में जो है वो इनकी बातचीत नहीं हो पाई, और उसकी वजह ज़ाहिर है इंडिया था और उनका ये प्लान था, सोचा समझा, या उनकी प्लानिंग का ये हिस्सा था। कैसे मामला आगे बढ़ेंगे लाली साहब? देखिए, पहले बात तो ये है कि क्या आप लोगों को क्या हो गया है, आप परेशान हो गए हैं कि वो बात नहीं करना चाहते हैं। क्या आप उनसे क्यों बात करना चाहते हैं जब वो आपसे मिलना भी नहीं चाहते? बिल्कुल ठीक। क्या बगैर हिंदुस्तान को बात करते हुए हम क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं, आप मुझे बताएं ना, ये क्या इश्क हो गया हिंदुस्तान से कि आप उनका आवाज सुनना चाहते हैं, उनसे बैठ के बात करना चाहते हैं। बात वो नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि मोदी का कंस्टिट्यूएंसी है हिंदू इंडिया। हिंदू इंडिया जो है मुसलमानों से नफरत करता है, अगर नहीं नफरत करता तो पाकिस्तान नहीं बनता। अब वो इलेक्शन में जा रहा है, वो नहीं चाहता है कि ही शुड अपीयर सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान। वो कहना चाहता है कि ये जो कश्मीर में हो रहा है ये सब पाकिस्तान कर रहा है, ये हमारे पॉलिसीज नहीं है, ये सब ये मुसलमान हैं जो कर रहे हैं, ये हमारे पॉलिसीज नहीं है। दफा करो उसको, नहीं बात करना चाहते वो मान जाओ। अच्छा, उन्हें बात ना करना हिलाली साहब उन्हें बेनिफिट करता है, और हमें बात ना करना भी क्या हमें बेनिफिट करता है? कैसे? उनको क्या, हमारा क्या नुकसान होता है अगर वो बात ना करें? बता रहे ना जल्दी से। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं, मैं आपको, व्हेन यू से टू मी कि आपका क्या बेनिफिट करता है कि बात करने से, कुछ नहीं, वो अग्री नहीं करेंगे। क्या वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को अग्री करेंगे? आपको पता नहीं है, कॉल पे कॉल आता है मुझे श्रीनगर पे ऐसे शोज पे, वो कहते हैं कि आप हमारा साथ दें, आप डट के रहें, हम मर रहे हैं, कोई बात नहीं, और आप कहते हैं मुझे बात करो यार, खुदा के लिए बात करो। ये कोई टाइमिंग है बात करने का लिए जब वो जो 38 लोग उन्होंने 4 दिन में मार दिया है? इज दिस द टाइम टू ऑफर टॉक्स? क्या कर रहे हैं भाई? हो क्या रहा है हम लोगों को? ये व्हाट इज द डेस्परेशन टू टॉक? एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने ये सवाल इसके बारे में नहीं पूछा है मगर इट्स लिंक्ड। ये कहता है कि अगर पाकिस्तान बाज ना आए तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पहले दफे उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, झूठ हो गया। दूसरे दफे उन्होंने कह रहे हैं फिर शायद कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे देखो देखो झूठे हैं। तीसरे दफे वो कुछ करेंगे, और जब वो होगा वो पता क्या कहेंगे? हम तो कहते रहते हैं हम कर रहे हैं, इनको पता नहीं चलता, चलो इस दफे पता चल गया। तो हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए ये पूछें। हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि देखिए, एक बात तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे और आपके दरमियान हिंदुस्तान कोई फर्स्ट स्ट्राइक डील नहीं हुई है, कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, ये कोई नहीं हुई है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमें पता है आप झूठे हैं, मगर हम आपकी बात पे नहीं जाते, हम उस पे जाते हैं जब आपके ट्रूप्स मैस हो रहे हैं, आपका आर्मर मैस हो रहा है, आपका एयरफोर्स तैयारी कर रही है। अगर हमने ये देखा तो हम ठहरेंगे नहीं, हम स्ट्राइक करेंगे। तो जब आप मैस कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए तैयार हो जाएं। अब उनको भी तो थोड़ा सा परेशानी होने दो ना। राइट। अब जनरल साहब, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो हम वो बात नहीं करना चाहते, चलें हमने भी जवाब दिया कि हम भी बात नहीं करना चाहते, कुट्टी हो गई। लेकिन एक हम दोनों के ताल्लुकात को इंटरनेशनल वर्ल्ड भी बैठकर देख रही है, और कुछ उनकी भी ख्वाहिश है, वो भी हम दोनों से चाहती है, जिसे हम चाहते हैं कि वो सालिसी का किरदार अदा करे। हम हमेशा 50-60 साल 70 साल में अमेरिका के पास यही लेकर गए हैं ना कि आप सालिस बन जाइए हमारे दरमियान में, और हम बैठ जाते हैं बात करने के लिए। उन्हें भी तो कुछ पैगाम जाता है, कुछ उनके इनकार या इकरार से पैगाम जाता है, कुछ हमारे इनकार या इकरार से पैगाम जाता है। अब इस पे इंटरनेशनल वर्ल्ड को पैगाम, अब हम भी कह दें वो जो इंडिया ने किया है, वो अगर हम कह दें कि जाओ हम आपसे बात ही नहीं, वो लेटर जो इमरान खान ने उन्हें ये लिखा, क्या ये बात करते हैं, वो लेटर इमरान खान उन्हें ये लिख देते कि आइंदा हमसे बात ना करना, तो पूरी दुनिया में एक उसका डिफरेंट इम्पैक्ट जाता जो कि नेगेटिव होता। तो इसका इस तरह से भी तो एक है ना। और दूसरा फिर कश्मीर का मसला है, उसको भी तो हल करना है। जंग से हल करेंगे, कैसे करेंगे? 4 जंगें तो हो चुकी हैं। देखिए, एक तो लॉजिक जो हम डेवलप करते हैं ना, कम से कम मेरी समझ से बालातर होती है। अगर आपने 2 जंगें की, 3 जंगें की या 4 जंगें की, उसकी में आप एक मकसद हासिल नहीं कर सके, तो क्या आपका वो मकसद ख़त्म हो गया? मतलब जंगें जारी रहनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है, जंग
मे नॉट बी द सोल्यूशन, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या आपका वो जो मफाद था या आपका जो कोई इशू तो ख़त्म हो गया इसके, या आप छोड़ देंगे उसको? नहीं, कोई नहीं छोड़ता मुल्क। हर मुल्क कोशिश करता है कि अपने जो भी मफाद है उसका, जो भी मकसद उसके असूल के लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के पास जो बालाई का काम किया जाए। मिलिट्री वन इंस्ट्रूमेंट। नंबर टू, क्या दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान बात करना चाहता है रियली, और अगर कोई पाकिस्तान की बात या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा तो पाकिस्तान तैयार है उसके लिए, जो भी हिलाली साहब कह रहे थे? इज इट क्लियर? यह हमारे जहनों का जो अभाम है, या जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, या जो हमारे अल्फाज हैं, क्या सब ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इससे? नहीं कर रहे इससे। नंबर 3, कश्मीर कोर इशू है ये, भारत इससे बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो लटकाता रहेगा, जैसा जुल्फकार अली भुट्टो, सरदार सुरन सिंह की चलती रही। 3 नंबर ऑफ मीटिंग, कुछ रिजल्ट नहीं निकला उसका, या इस से चलाएगा वो? आप क्या उस रूट पे जाके आपका मसला हल हो जाएगा? नहीं हल होगा इसका मसला हल होना है, और ये भी कश्मीरी हल करेंगे आप। जो भी हिलाली साहब कह रहे थे ना, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि अब सारी जो कश्मीर की मूवमेंट है वो ना तो भारत के हाथ में है, ना ही पाकिस्तान के हाथ में, वो कश्मीरियों के हाथ में है। वो कश्मीरियों के हाथ में। और इस वक्त जो कश्मीरियों ने मूवमेंट चलाई हुई है वो उससे ज़्यादा असरअंगेज वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान का सपोर्टिंग रोल है, पाकिस्तान सपोर्टिंग रोल में सफारती सतह पर, अखलाकी सतह पर पाकिस्तान उस सपोर्टिंग रोल में बैठकर उस मूवमेंट को सबोटाज करने का हक नहीं रखते हम। जब हम टॉक्स की ऑफर करते हैं तो टॉक्स की ऑफर या तो आप पोजीशन स्ट्रेंथ से करते हैं या पोजीशन वीकनेस से करते हैं। आप जब टॉक्स की ऑफर किस पोजीशन से की आपने? आप कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए, इस मौके पर नहीं करनी चाहिए थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप कोई मोरालिटी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जब टॉक्स की ऑफर करते हैं तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचता है? जी, आज के दौर में, इस वक्त के जब आप कश्मीर पहुंच रहा है उसको नुकसान। दुनिया में जो आप जो बात की ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ को नहीं देखती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देखती है कि उसका भारत को सपोर्ट करके इंटरेस्ट है या पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंटरेस्ट है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का जनरल साहब इंडिया को सपोर्ट करके इंटरेस्ट है, तो कश्मीर में होने वाली जितनी ज्यादतियां हैं वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रही। फिर भाई हमने दिखाई कब है? अब ये बताइए, दिखाई कब है ज्यादती? हम दुनिया ने अब नोटिस लिया है, इसलिए नोटिस लिया है कि कश्मीरियों ने अपनी इतनी कुर्बानियाँ दे दी हैं। तकरीबन 70,000 कश्मीरी शहीद हो चुके हुए, 1,00,000-1.5 से ज़्यादा पाश कर दिए। क्या नोटिस लिया गया? अब जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की पहली रिपोर्ट आई है कश्मीर के खिलाफ, भारत जो कर रहा है उसके बीच में। हमने तो ये केस कभी दुनिया में लेकर गए ही नहीं है, कभी बात ही नहीं की हमने कभी चीज की। ठीक है, वन ऑफ यूएन जनरल असेंबली में आपने एक वन लाइनर दे दिया, उसके बाद खत्म होगी। ठीक है, राइट। हिलाली साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर? देखिए कुछ चीजें हैं असदुल्ला साहब जो 2 जनरेशन्स में सॉल्व नहीं हो सकते हैं। 70 साल गुजर गए हैं, समझिए 2 जनरेशन चले गए, कश्मीर का मामला सॉल्व नहीं हुआ है। 2 और जनरेशन शायद गुजर जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें और कहें कि भाई असूल प्रिंसिपल टू हेल विद इट, दे दो उनको। और जैसे जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा, आप कौन होते हैं कश्मीर उनको देने के लिए, जब कश्मीर ही नहीं देना चाहते हैं कश्मीर उनको। तो अगर आप 30 साल 70 साल में नहीं करें, क्या हुआ? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जर्मनी और फ्रांस का क्या हुआ? 70-80 साल तक नहीं हुआ। क्या हिटलर जब था कोई खत लिखता हिटलर को फ्रांस से कि यार वो अल्सास लोरेन जो हम क्लेम करते हैं वो दे दो, हिटलर नहीं मानता तो वो दब जाते और चले जाते। ठीक है, हिटलर मूडी एक है, मूडी को आप लिख रहे हैं कि कश्मीर का हक के खुरेदारी क्या कर रहे हैं? वक्त मेरे पास खत्म हो गया। हिलाली साहब, आपका और जन साहब का पॉइंट अब ये है, आप ये कहते हैं कि वो बात नहीं करना चाहते तो बात करने की जरूरत नहीं है, हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम बात नहीं करेंगे तो हमारे काम रुक जाएंगे। और जन साहब का कहना तो ये है कि हम बात अगर करें या बात करने की ऑफर करें तो इससे इस वक्त जो हालात हैं कश्मीर में, कश्मीर कॉज को उससे नुकसान पहुंचेगा। हम वो जो हीट है वहाँ पर उसे शायद स्लो डाउन कर देंगे, उसे कम कर देंगे मुज़ाकरात की दावत देकर या तिजारत के रास्ते खोलकर, वो इस वक्त नहीं करना चाहिए। एनीवे, ये नुक्ता नज़र है हमारे मेहमानों का, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तफाक भी। ये आज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फीडबैक हमें दे दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।